साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे साथ अशोक श्रद्धार जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, फिर से बसपा सुप्रीमो जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, कैसे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज छठी बार उनको पुनः से सर्वसम्मत से एक मत से पूरे देश के 21 राज्यों से आए हुए जनप्रतिनिधियों ने, डेलीगेट्स ने, प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सर्वसम्मत से छठी बार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का काम किया। आज संपूर्ण बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस छठी बार उनके चयन को, उनके सिलेक्शन को लोग खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। सर, आज एक नई चीज देखी गई कि नारे भी लगे। ऐसी जो बैठक होती थी जिसमें नारे नहीं लगे, मतलब आज एक नए तरीके से बहुत ज्यादा हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो लगातार हर मुद्दे पर कर्मठ हो रही, तो क्या इसका? देखिए, जैसा कि आपने देखा है कि पूरे संपूर्ण भारत का बहुजन समाज एक बात अच्छी तरीके से समझ गया कि जो लोग संविधान बचाने की बात करने वाले लोग थे, जब इस देश के 85% वो जो संख्या में सबसे ज़्यादा लोग हैं बहुजन समाज के लोग, उनके हक हकूक़ की जब बात आती है, उदाहरण के तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन में वर्गीकरण को लेकर के, उप वर्गीकरण को लेकर के जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें ना ही कांग्रेस पार्टी ने, ना समाजवादी पार्टी ने, ना क्षेत्रीय अन्य पार्टियों ने, किसी भी पार्टी ने उसका विरोध करने का काम नहीं किया, जिससे बड़े पैमाने पर करोड़ों दलित समाज के SC ST के लोगों का नुकसान हो रहा है। उसको अगर सही माने में पूरे प्रदेश में, देश में उठाने का काम किया है, और जिस तरह से 21 में बंद का काम किया गया, उसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी ने जिस तरह से आह्वान किया, तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडे और बैनर के साथ उसका विरोध करने, बंद का सफल बंद बनाने का काम किया और इस उपवर्गीकरण के इस निर्णय का विरोध करने का काम किया। तो इस देश में एकमात्र नेता हैं आदरणीय बहन जी, जो SC ST के दर्द और उनके हक हकूक़ की बात करती हैं। इसलिए संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों ने जब छठी बार आदरणीय बहन जी को सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, तो जोरदार नारों के साथ के उनका स्वागत किया, जोरदार नारों के साथ नारे लगाने का काम किया गया और बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत करने का काम किया। सर, जिस तरीके से अभी आम चुनाव होने हैं कई राज्यों में, उस पर भी कुछ बात हुई बसपा सुप्रीमो की? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बहुजन समाज पार्टी के आए हुए पूरे देश के 21 राज्यों से प्रतिनिधियों को एक ही बात कहने का काम किया कि जिन प्रदेशों में चुनाव हैं और आने वाले प्रदेशों में जहाँ चुनाव हैं, हमारे लोग पहले अपने पोलिंग बूथ तक की कमेटी का गठन करके अपने संगठन को मजबूत करें और गठबंधन के चक्कर में न पड़ के अपनी पूरी ताकत के साथ, जिस तरह से आदरणीय बहन जी ने 2007 के चुनाव 2003 से लेकर के 7 तक सर्व समाज के साथ उन्होंने गठबंधन करके एक तरह के सर्व समाज के साथ भाईचारा बना करके लोगों को तैयार किया था, ठीक उसी तर्ज पर पूरे देश में सर्व समाज के साथ भाईचारा बना करके लोगों को तैयार करके अपने दम पर अपनी सरकार बनाने का काम करें, अपने दम पर लोगों को MLA MP बनाने का काम करें, ताकि अपनी पार्टी के लोग जब जीत करके जाएंगे तो लोकसभा और विधानसभा में अपनी बात रखने का, मतलब बूथ से लेकर सेक्टर तक सब तैयार करना है। जी, बूथ से लेकर के सेक्टर, विधानसभा से लेकर के जिले तक की कमेटी को मजबूती के साथ तैयार करना है। सर, क्या सोचते हैं कि भविष्य में कितना जनाधार बढ़ने वाला इस मामले के बाद, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने, जिस तरह से पूरे 21 राज्यों से ज़्यादा के प्रदेशों में एक स्वागत और लोगों में खुशी की लहर थी छठी बार चुनने से, और उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर जी के बारे में भी बताने का काम किया कि उन्होंने बाकी प्रदेशों में वो देखने का काम करेंगे। तो उस तरह से जो यूथ जो थे उनमें जो जोश था, और बहन जी को छठी बार चुनने में पूरे 21 राज्यों के प्रतिनिधियों में बहुत जोश के साथ था। उससे स्पष्ट है कि लोगों ने बहन जी की बात को ध्यान से सुना। 1 घंटे से ज़्यादा के संबोधन में बहन जी ने विस्तार से बताने का काम किया और एक बाकायदा 60 पेज की किताब को जारी करने का काम किया, जिसमें उन्होंने 23 जो जून को बैठक ली थी, उसमें जो 2.5 घंटे का कैडर दिया था वो, प्लस आरक्षण को लेकर के, प्लस और जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो लोग हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे सावधान रहने के तरीके बताने का काम किया। इससे पूरे कार्यकर्ताओं में एक जोश था और उन्होंने संकल्प के साथ वो यहाँ से गए कि हम आने वाले सभी तरह प्रकार के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने का काम अपने दम पर करेंगे।
आप भी बामसेव में काम किए हैं, उसके बाद आप राज्यसभा गए, तो यानी कहीं ना कहीं कैडर को वापस जिंदा करा जाए, ये बात। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने आदरणीय मानवर कांशीराम साहब से सीख करके और बाबा साहब के मिशन से सीख करके उन्होंने तमाम हमारे जैसे लोगों को तैयार किया। और बहन जी ने अपने किसी परिवार से किसी को एमएलसी और राज्यसभा बनाने का काम नहीं किया, बल्कि समाज के छोटे से कार्यकर्ताओं, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को हमेशा एमएलसी और राज्यसभा बनाने का काम किया। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ कि मुझे बहन जी ने एमएलसी बनाने का काम किया, बैकवर्ड कमीशन का मेंबर बनाने का काम किया, मुझे राज्यसभा भेजने का काम किया, और देश के तमाम प्रदेशों में, यहाँ तक कि देश के लगभग सभी प्रदेशों में, मुझे एक दो प्रदेश को छोड़ के सभी प्रदेशों में पार्टी की जिम्मेदारी दे करके काम करने को भेजने का काम किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने तहे दिल से आदरणीय बहन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश, जो देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में भी बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं का किया, मुझे किया, इसलिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से कोट कोट आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय बहन जी का। और बहन जी को आपके माध्यम से ये ऊपर कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दीर्घायु दे, स्वस्थ रखें, ताकि लंबे समय तक इस बहुजन मूवमेंट की जिम्मेदारी को संभाल सके, हम लोगों को दिशा निर्देश दे सकें। जिस तरीके से आपने ये बात कही, बसपा सुप्रीमो ने कल क्लियर कर दिया कि कई ऐसे दिल्ली के चैनल है जिन पे ये खबर चल रही थी, तो उसको क्लियर भी किया। और यहाँ पर उन्होंने एक और मिसाल दी है कि कांशीराम की शिष्या हूँ, तो ये इससे बामसेव क्या, अशोक सिद्धार्थ जी क्या बोलते हैं? देखिए, मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब से एक बहुत बड़ा लेसन लिया था, और उन्होंने क्लास 1 की नौकरी, आज माननीय बहन जी ने इस बात को मेंशन भी किया, अपनी बात में बात भी रखी। उन्होंने कहा भी कि मानवर साहब ने क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके बाबा साहब के संघर्ष को, फुले साहब अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ करके, उससे सीख करके उन्होंने पहले बामसेव बनाया, फिर DS4 बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। ऐसे हवा में पार्टी नहीं बनाई थी, उन्होंने पूरा स्टडी करके एक साइंटिफिक वे में, एक साइंटिस्ट होने के नाते उन्होंने साइंटिफिक तरीके से समाज को तैयार करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। आदरणीय बहन जी उस समय वहाँ मौजूद थी। माननीय बहन जी ने उनके साथ बामसेव से DS4 से होते BSP तक लंबे समय तक उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में काम किया। और जो कमी मानवर साहब ने बाबा साहब के अपने कार्य का समय में उन्होंने ये महसूस किया था कि बाबा साहब को समय नहीं मिला, उन्होंने अपने बहुत लोगों को तैयार किया था, लेकिन बाबा साहब को अपने समय में वो अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाए थे। लेकिन वो कमी को मानवर साहब ने समझा और अपने जीते जी तमाम लोगों को मौका दिया। अंततः बहन जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया था। ठीक वैसे ही बहन जी ने साहब से प्रेरणा लेकर के, साहब से सीख लेकर के उन्होंने अपने जीते जी अपना एकमात्र उत्तराधिकारी श्री आकाश आनंद जी को बनाने का काम किया, और नेशनल कोऑर्डिनेटर, आज उन्होंने उसका मेंशन भी किया कि उनको पूरे प्रदेश देश की जिम्मेदारी हमने दी है और वो वहाँ पर जाकर के देखेंगे। और उस तरह से उन्होंने ये भी कहा है स्पष्ट रूप से कि हमारा किसी पार्टी से कोई अभी गठबंधन नहीं है। जब गठबंधन अगर होगा तो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों से छोड़ करके अगर क्षेत्रीय पार्टियों से अगर ठीक पार्टियां होंगी, उनका जनाधार होगा, हमारी पार्टी के लेवल की पार्टियां होंगी, तो हम उसको समझ के फिर विचार करेंगे। लेकिन बीजेपी, एनडीए और यूपीए, एनडीए और इंडी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों से कोई गठबंधन नहीं करें, स्पष्ट रूप से बहन जी ने कहा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से साउथ में आर्मस्ट्रांग की हत्या हुई, इस बार वो नहीं मौजूद थे और पता चला कि काफ़ी दुखद रहा, बसपा सुप्रीमो खुद मिलने गई, तो किस तरह हालात हैं उस वक्त, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी? देखिए, तमिलनाडु में आदरणीय बहन जी का सबसे कहना चाहिए कि बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर आर्मस्ट्रांग जी थे। जैसा कि बहन जी ने वहाँ जब अपना संबोधन दिया तो उनके अंतिम संस्कार के समय और लोगों को संबोधित किया, वहाँ आए हुए लोगों को, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से और तमाम लोगों से केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, वहाँ की तमिलनाडु की सरकार से डिमांड की थी कि वो CBI इंक्वायरी के लिए रिकमेंड करने का काम करे, और नहीं करती है तो इसका मतलब कहीं न कहीं से उसका कहीं पे कुछ ना कुछ कमी है उसके अंदर। तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को रिपीट करके कहा था, और वो कार्यकर्ता के दर्द को समझती थी, उनके परिवार के दर्द को समझती थी, इसलिए बहन जी खुद गई और नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी को साथ लेकर के गई और उनके परिवार को, उनकी बेटी को बाकायदा सांत्वना दी। यहाँ तक कि आकाश आनंद जी उनके जब साथ गए थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि मैं उनकी बच्ची को
पढ़ाने लिखाने में जो भी सहयोग होगा उसको मैं करने का काम ये बड़ा स्टेटमेंट है, चैनलों ने चलाया भी। लेकिन उन्होंने कहा था बाकायदा वहाँ पे। और दूसरी बात ये थी कि बहन जी ने जब उनकी बेटी पैदा हुई थी तो बेटी पैदा नामकरण का नाम भी आदरणीय बहन जी ने उनका सावित्री बाई जी, फुले रखा था। जी। इसलिए बहन जी के कार्यकर्ता का दर्द समझती थी, इसलिए वो इमीडिएटली वहाँ पे उनके अंतिम संस्कार में गई थी। ये हमारे साथ अशोक सिद्धार्थ जी थे। तमाम विषयों पे बात हुई, उनसे जानने की कोशिश की कि इस बैठक में क्या खास निर्णय लगे। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।